Good evening to all of you. UPTGT, PGT, NDA, CDS, Navy, Air Force, बैंक, PO, कैट, क्लैट, मैट, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आप सभी प्रतियोगी साथियों के लिए idioms and phrases, common error, one word substitute, एंटोनिम, सिनोनिम, इंग्लिश एरिया से सभी प्रश्नों को जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आए करते हैं उन्हें कराने का एक सिलसिला शुरू किया गया है। और उस क्रम में देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्लास में दो क्लास आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं, आज आपकी ये तीसरी क्लास है। आप लोग ज़रा देखिए और फटाफट इनके जवाब दीजिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। बिना देरदार किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस के इस क्रम में आपके सामने जी ये पहला सवाल है। आप लोग जी देखिए शुरू करते हैं। आप लोग देखिए पहला प्रश्न है टू बी ऑन थिन आइस। अब इसका बारे में आप बताइए कि इसका अर्थ क्या है इस इडियम्स का। टू बी इन अ फॉल्टी सिचुएशन, टू बी इन अ मैग्नाइज सिचुएशन, टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, टू बी इन अ लिमिटेड स्कोप। तो इसका जो सही जवाब है जी वो है टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, है ना। टू बी ऑन द थिन आइस का मतलब क्या हुआ, जैसे आप समझ रहे हो हिंदी कि मतलब पतली बर्फ पर। अब पतली बर्फ पर क्या मतलब हुआ कि टू इन्वॉल्व इन अ रिस्की जॉब। जब आप किसी जोखिम भरे काम में लगे होते हैं, किसी जोखिम भरे काम में इन्वॉल्व होते हैं, तब कहा जाता है टू बी ऑन अ थिन आइस, ठीक है ना। टू इन्वॉल्व इन अ रिस्की जॉब और टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, किसी जोखिम भरी स्थिति में होना, किसी जोखिम भरे कार्य को करना, ठीक है ना। तो देखिए आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरे प्रश्न की तरफ सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए फटाफट और सीखते रहिए। यदि आपको पता है जी तो आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और नहीं पता है तो ढेर सारी चीज़ें आप लोग सीखते रहिए। अलेम एक्सक्यूज का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। अब अलेम एक्सक्यूज का लेम का मतलब तो आप जानते ही होंगे जी, हम अमूमन भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है लंगड़ा, है ना। ओके, यानी कि जो व्यक्ति पैर से लाचार होता है उसको हम लोग जी लेम कहते हैं। तो अ लेम एक्सक्यूज का क्या मतलब हुआ, नो एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन, वीक एक्सक्यूज, स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज। तो लेम एक्सक्यूज का जो सही जवाब है जी वो वीक एक्सक्यूज है ना। मतलब आप इसको कह सकते हो एन अनकन्विंसिंग, एन अनकन्विंसिंग रीजन, ठीक है ना। जब आप किसी व्यक्ति को कोई भी बहाना बना रहे हो, कोई बात बता रहे हो और वो अतार्किक बात हो, ऐसी बात आप बता रहे हो जिसको वो यकीन ना कर सके, ठीक है ना। ओके, इसी चीज को आप कह सकते हो जी कमजोर बहाना। कमजोर बहाना या कमजोर तर्क जब आप देते हैं, आपका तर्क कमजोर होता है, कोई कमजोर बहाना जिसको लोग यकीन न कर सके, तब आप कहते हो अ लेम एक्सक्यूज। ओके, एन अनकन्विंसिंग रीजन। ओके, तीसरे प्रश्न को बताइए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन फटाफट आप लोग करते रहिए, टाइम ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। कुड नॉट कन्फर्म। ओके, कुड नॉट कन्फर्म का मतलब ही होता है जी बियर अप, है ना। किसी कठिन परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखना और किसी कार्य को करते रहना, ठीक है ना। तो उसी चीज को जी कहा जाता है बियर अप, सहन करना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। हैंड एंड ग्लोव। अब ये हैंड एंड ग्लोव का मतलब क्या होता है जी, हैंड एंड ग्लोव इसका मतलब ही होता है जी वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक, है ना। ओके, वेरी क्लोज। अब इसी चीज को कहा जा रहा है जी वेरी इंटीमेट टर्म्स। जब आपके रिश्ते जी बहुत ही घनिष्ठ हों, आप बहुत करीबी से किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हों, तब कहा जाता है हैंड एंड ग्लोव। जैसे हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं चोली और दामन का साथ, चोली और दामन, ठीक है ना। चोली आप लोग देखे ही होंगे पहना जाता है जी, और दामन का मतलब शरीर होता है। तो जैसे चोली और दामन, यानी चोली जो होती है वो दामन से एकदम चिपकी हुई होती है, सटी हुई होती है, बहुत क्लोज होती है।
या चोली नहीं समझते तो आप शर्ट टी शर्ट भी समझ सकते हैं जी। जब वो आपके बदन से पूरा चिपका हुआ होता है तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपसे बहुत ही करीब होता है, मतलब आपके रिश्ते बहुत ही इंटीमेट होते हैं, आप बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उसी को कहा जाता है हैंड एंड ग्लोव। ठीक है ना, हैंड हो गया और ग्लोव हाथ में ही पहना जाता है, तब आप इसको कहते हो हैंड एंड ग्लोव। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, विकल्प आपका ए सही है जी। समझते रहिए, हर चीज़ तैयार करते रहिए, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अपने प्रयास को जारी रखिए। गेट अ सेकेंड विंड, अब इसका क्या मतलब हुआ जी, दूसरी हवा पाना। अब दूसरी हवा पाने का क्या मतलब है आप समझिए, टू रिटेल द सेम स्टोरी टू हैव रिन्यूड एनर्जी और टू कमिट द सेम मिस्टेक टू गेट अ सेकेंड चांस। तो इसका सही जवाब जी क्या है, टू हैव रिन्यूड एनर्जी। ओके, मतलब किसी चीज के लिए फिर से ताकत पा जाना, फिर से जब आप ताकत पा जाते हो, फिर से उन ऊर्जा पा जाते हो, तब आपको कहा जाता है गेट अ सेकेंड विंड। ओके, तो आप इस बात को बिल्कुल ही समझ रहे हैं। ओके, आगे देखिए, हैंग इन देयर। अब हैंग इन देयर का क्या मतलब हुआ जी। ओके, हैंग, अब हैंग का मतलब तो लटकना होता है जी, टांगना होता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और इन देयर यानी वहीं पे टंगे रहना, वहीं पे लटके रहना, ऐसा समझ जाओ, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग कहते हैं भैया वहीं लगे रहो एकदम ना, जैसे मैंने कहा आप अगर तैयारी के लिए दिल्ली आए हैं तो आप घर जाने के बारे में मत सोचिए, वहीं पे रहिए, वहीं पे लगे रहिए। वहीं पे लगे रहिए का मतलब वहीं पे डटे रहिए। इसका मतलब हुआ टू परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थितियों में, किसी कठिन परिस्थितियों में अपने कार्य को जारी रखना, अपने प्रयास को जारी रखना, है ना, यानी कि सरेंडर ना करना। ओके, आप उसके लिए लगातार जब लगे रहते हो तब हैंग इन देयर कहा जाता है। इसी चीज को आप कहते हो जी परसिस्ट। ओके, ओके, जिद करना, बिल्कुल एकदम लगे रहना, अपने प्रयास को असफलता के बाद भी, कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी अपने प्रयास को जारी रखना, टू कंटिन्यू योर एफर्ट इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने कार्य को जारी रखना। विकल्प आपका जी ये डी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, आप लोगों को इसी तरह कॉमन एरर भी पढ़ाए जा रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम को भी पढ़ाया जा रहा है, और आपके इडियम्स और फ्रेजल अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज के सभी एरिया को जी आपको कवर करने की कोशिश की जा रही है यूट्यूब पर। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहिए, और ये सारी चीज़ें जी आप लोगों को एप्लीकेशन पे भी पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। टू बीट अ रिट्रीट, टू बीट अ रिट्रीट का मतलब क्या हुआ जी, देखिए, टू मेक अ सिचुएशन, टू लीव अ सिचुएशन, टू सॉल्व अ सिचुएशन, टू फेस अ सिचुएशन। ओके, तो इसका मतलब जी हो गया टू बीट अ रिट्रीट। ओके, टू लीव अ सिचुएशन, किसी स्थिति से जी बाहर आ जाना, ठीक है ना। ओके, तो विकल्प आपका बी सही है। अ डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली, डिस्ग्रेस का मतलब आप जानते ही हो, अ डिस्ग्रेस बदनामी की चीज, बदनामी, जो बदनामी लाने वाला हो, टू हिज फैमिली जो अपने परिवार के लिए जी बदनामी हो, बदनामी का कारण हो, अ डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली। बहुत ही प्रचलित ये शब्द है अ ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप का मतलब तो वैसे तो हो गया जी काला भेड़, लेकिन काला भेड़ का मतलब यहाँ हो गया किसी परिवार का वो निकम्मा व्यक्ति जो अपनी परिवार की मान मर्यादा के लिए जी बदनामी की बात होता है, ठीक है ना। ओके, जैसे मैंने कहा एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप, हर परिवार में एक काला भेड़ होता है, मतलब हर परिवार में एक नालायक आदमी होता है। तो अ ब्लैक शीप का मतलब नालायक आदमी जो अपने परिवार के लिए बदनामी का और कष्ट का कारण बना रहता है, उसको जी हम लोग ब्लैक शिप कहते हैं, समझते रहिए। ओके, टू का क्विक ट्रिप, अब टू का, अब टू तो ये तो सेकेंड फॉर्म है, आप इसको फर्स्ट से समझिए। टेक अ क्विक ट्रिप का मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब हुआ क्विक का मतलब तेज, ट्रिप का मतलब होता है जी छोटी यात्रा ना। टेक अ क्विक ट्रिप का मतलब होती है जल्दी से एक छोटी यात्रा करना। ओके, तो बहुत जल्दी छोटी यात्रा करना, इसी को कहते हैं तूफानी दौरा करना, तूफानी दौरा करना, या कम समय के लिए कहीं जाना। कम समय के लिए जब आप जाते हो, तूफानी दौरा करते हो, तो उसी को कहा जाता है
पे अ फ्लाइंग विजिट। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म है तो ये भी हो गया जी, पे अ फ्लाइंग विजिट। ओके, जैसे मैंने कहा टुडे सीएम पेड फ्लाइंग विजिट, ओके, टू दिल्ली। आज सीएम ने दिल्ली में एक फ्लाइंग विजिट किया। मतलब फ्लाइंग विजिट किया का मतलब होता है तेज दौरा किया, तूफानी दौरा किया। ओके, आए और चले गए, ठीक है ना। ओके, समझते रहिए। फिर ध्यान देते हैं आप लोग, एट द 11th आवर, इसका मतलब हुआ अंतिम समय पर। अब इसका क्या मतलब हुआ जी, अंतिम समय पर। ओके, जैसे मैंने कहा, ओके, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अंतिम समय पर का मतलब क्या हो गया, जस्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन, जब आपको डेडलाइन दिया जाता है, डेडलाइन का मतलब जी होता है लास्ट डेट और टाइम। जब आपको कोई अंतिम समय दिया गया हो, अंतिम डेट दिया जाता है, ये काम इतने समय तक कर लेना है, तो उसको जी हम लोग डेडलाइन भी कहते हैं। तो एट द 11th आवर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ जी, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, है ना। जैसे मैंने कहा कि मैच के आखिरी समय में अंतिम खिलाड़ी ने छक्के लगाकर टीम को विजय दिला दी। अब इसका मतलब हुआ कि मैच के अंतिम समय पर मैच का रुख जो है उन्होंने बदल दिया उस खिलाड़ी ने। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया, एट द 11th आवर का मतलब हो गया जस्ट बिफोर द डेडलाइन, अंतिम समय पर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, देखिए इसी तरह से आप लोग जी इडियम्स और फ्रेजल के इस सीरीज को लगातार आप लोग सीखते रहिए। देखिए अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगले सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती, तब तक के लिए आप सभी साथियों को, प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।